प्रिपेयर जब करोगे अपने एग्जाम तो इन पॉइंट्स को जरूर करके जाना। ये मत सोचना कि प्रोसेस इतना बड़ा है तो शॉर्ट में लर्न कर जाते हैं या शॉर्ट में हो जाते हैं, कई बार इस तरीके से भी आ जाता है। ये मैं आपको एक की रूल बता रही हूँ, एक ट्रिक है जो कि आपके पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकता है। तो आप ये तीनों पॉइंट्स सेम कंटेंट में लिख सकते हो, लाइक किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी है तो आप लिख सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स, ये रामबाण है, ठीक है। इसे चलाओगे तो लेंथ बढ़ेगी और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा प्रोडक्टिव वे से सोचता है, उसकी एफिशिएंसी है लिखने में, उसको पता है उसको कैसे लिखना है। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज का टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है? बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का। किसके बारे में इंफॉर्मेशन? रिगार्डिंग द कस्टमर, मार्केट, कॉम्पिटिटर्स एंड प्रोडक्ट टू हेल्प द बिजनेस टू टेक डिसीजंस। बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में किया जाने वाला प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। ये सोर्सेज या ये सब चीज़ें प्रोसेसेस बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे। इसका मेन प्रोसेस हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि उसको टैबुलर फॉर्म में बताते हैं, टेबल्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उसको एक मीनिंगफुल लैंग्वेज में जब हम किसी को समझाते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केटिंग रिसर्च हम करते किसके बारे में है? दैट इज़ रिगार्डिंग द कंज्यूमर, है ना, कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या चीज़ उसको सेटिस्फाई करती है। रिगार्डिंग द मार्केट, मार्केट के ट्रेंड्स कैसे हैं, मार्केट की बूम पे है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, क्या साइकिल चल रही है, ठीक है। देन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स क्या, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, उनकी प्राइसिंग कितनी है, इस सब के बारे में। और प्रोडक्ट्स रिलेटेड कि बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, किस प्रोडक्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ मिसिंग है, किस प्रोडक्ट को कितनी इनोवेशन चाहिए, या मतलब कौन सा इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बारे में हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। देखिए, रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो कंज्यूमर खरीद लेगा, ये सोचना गलत है ना। कंज्यूमर को एक अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने के लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रिसर्च बेसिकली बताता है कि क्या चीज़ किसको पसंद है और किस तरह से बनानी चाहिए, बेचनी चाहिए। अब रिसर्च की कुछ इम्पोर्टेंस है कि क्यों हम रिसर्च करते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है आपका। कि ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि प्रोसेस विद इट्स इम्पॉर्टेंस, या खाली मीनिंग इम्पॉर्टेंस, ऐसे भी आ सकता है। तो किसी भी तरीके से आए, आई होप कि आप अच्छे से इसे याद करें, समझें और लिख कर आए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इम्पॉर्टेंस, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर। सो रिसर्च हेल्प करता है हमारे को ये बताने में कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, क्या खरीदता है, क्या उसकी प्रेफरेंस है, क्या उसकी ट्रेंड है। जितना ज़्यादा हम कंज्यूमर को समझेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना। सेकेंड, रिड्यूसिंग द बिजनेस रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पता होगा कि कंज्यूमर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, या मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपका रिस्क कम होगा। अब रिस्क कैसे कम होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी चीज़ के 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, बट आपको पता चला रिसर्च से कि उसकी 10,000 यूनिट जितनी डिमांड नहीं है, उसकी सिर्फ 4 to 5,000 यूनिट्स इतनी डिमांड है। तो क्या आप 10,000 बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो वो जो 5,000 का लॉस हो सकता था आपको, 5,000 यूनिट्स का, वो नहीं हुआ, तो रिस्क कम हुआ। हेल्थ एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास, मान लो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे पास एक मार्केटर आता है रिसर्च करने के लिए, और मेरा बाइंग बिहेवियर या जितने भी और लोग कम्युनिटी में हैं सबका बाइंग बिहेवियर लेकर जाता है, ठीक है, मतलब वो देखता है कि इनका बाइंग बिहेवियर क्या है, सब ऑब्जर्व करता है और अपनी ऑब्जर्वेशन लेकर जाता है। तो एक बात बताओ, क्या वो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा? थिंक अबाउट इट। द नेक्स्ट इज सपोर्ट मार्केटिंग प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग हम करेंगे, हमारे प्रमोशनल टूल्स क्या होंगे, हमारी प्राइसिंग क्या होगी, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं रिसर्च पर कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, ये सब चीज़ें। देन फेसिंग कंपटीशन, जब हमारे को किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर, उसके बिहेवियर, मार्केट के बारे में सब चीज़ें पता चल जाती है रिसर्च से, तो वो हमारे को हेल्प करती है कि किस तरीके से हम अपने कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली बात है, जब आपका रिस्क कम होगा,
और जब आप कंज्यूमर को बेटर समझेंगे तब आप उतने अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाएंगे, अच्छी सर्विसेज डेवलप कर पाएंगे, जिससे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। डिमांड फोरकास्टिंग इज द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या है, आपके पास की डिमांड फोरकास्ट आप कैसे करोगे। कंज्यूमर का बिहेवियर देखा, आपको समझ में आ गया कि आज की टाइम में मार्केट में कितनी डिमांड है किस प्रोडक्ट की, और कौन से पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। पता चल जाएगा कि कितनी डिमांड है और कितना बनाना है। देन नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिमांड अपनी फोरकास्ट कर लोगे, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करोगे, उनकी नीड्स को समझोगे, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो बार बार रिपीटेड सेल्स भी होंगी, और वो अपने नॉन कस्टमर्स यानी कि नॉन अपने जो एक्वेंटेंसेस हैं उनको भी वो आपके शॉप पर या आपके बेसिकली मैन्युफैक्चरर तक या होलसेलर रिटेलर तक वो लेकर आएंगे कि इनसे खरीदो, मैंने इनसे खरीदा है, इनकी ब्रांड खरीदो। ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्ट। कॉस्ट कम आएगी जब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यूनिट्स कितने बनानी हैं, कैसे बेचना है, कौन से टूल्स होंगे, तो आपकी वेस्टेज कम होगी। वेस्टेज कम होगी, दैट मीन्स कॉस्ट कम आएगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगी, जब क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, सर्विसेज दोगे, तो सेटिस्फैक्शन अपने आप होगी। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये जो पॉइंट होता है प्राइस वाला, एक तो कॉस्ट वाला, एक प्रॉफिट वाला, ठीक है, और एक सेल्स वाला, ये आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये तीनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में, ये मैं आपको एक की रूल बता रही हूँ, एक ट्रिक है जो कि आपके पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकता है और आपकी लेंथ ऑफ, जो आपको लेंथ लिखनी होती है एग्जाम में, उसको इंक्रीज कर सकता है। एक चीज़ है, जब किसी चीज़ की कॉस्ट कम आएगी, दैट मीन्स प्रॉफिट बढ़ेगा। ये आपस में रिलेशन होता है। जब भी आप किसी चीज़ में पॉइंट लिखते हो रिड्यूसेस कॉस्ट, तो उसका पॉइंट समझ जाना कि इसके साथ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। अगर आप कभी पॉइंट लिख रहे हो इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ठीक है, आपने उसमें लिखना है रिड्यूसेस कॉस्ट, तो इनका आपस में रिलेशन है, तो आप ये दो पॉइंट्स इकट्ठे लिखोगे। और जब आपको किसी सेल्स की, जब आपको बात करनी होगी कि अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो आप तब भी ये कह सकते हो कि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, राइट। प्रॉफिट इसमें आपका इंक्रीज हो रहा होगा। तो यानी कि ये तीन पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। जब भी आप कॉस्ट, प्रॉफिट की, इन सब दोनों चीज़ों की या सेल्स की बात करो, तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। तो आप ये तीनों पॉइंट्स सेम कंटेंट में लिख सकते हो। लाइक किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी है, तो आप लिख सकते हो। तो ये तीन पॉइंट्स, ये रामबाण है, ठीक है, इसे चलाओगे तो लेंथ बढ़ेगी और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा प्रोडक्टिव वे से सोचता है, उसकी एफिशिएंसी है लिखने में, उसको पता है उसको कैसे लिखना है, ही और शी नोज हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारे पास प्रोसेस आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप रिसर्च करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शैम्पू बनाना है, तो पहले आप ये देखोगे जो एग्जिस्टिंग शैम्पू है उसमें क्या प्रॉब्लम है, या लोगों की क्या प्रॉब्लम है, डैंड्रफ ज़्यादा है, हेयर फॉल हो रहा है, या उनको क्या चीज़ें एक शैम्पू में चाहिए। दैट इज़ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। लोगों की प्रॉब्लम क्या है जिसके बेसिस पे आपको कोई चीज़ डेवलप करनी है या रिसर्च करनी है। सेकेंड इज सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है गोल, कि मेरे को इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। पूरी रिसर्च में ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मेरे को इस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन पे हम व्हाट लिख देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च डिज़ाइन। देखो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट होता है जो आपको ना एक गाइड करता है, आपको एक मैप पे, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक गाइडलाइन है, एक मैप है जो आपको बताता है कि इस डायरेक्शन में मूव करना है या इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये ब्लूप्रिंट है जिस पे आप खड़े होकर अपनी पूरी रिसर्च को स्टार्ट करते हो, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन 2 से 3 तरीके से होते हैं। हर किसी की सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि रिसर्च के बारे में एक अलग सब्जेक्ट है, जब मैं उसके बारे में पढ़ाऊँगी
तो मैं आपको तब बताऊंगी, बस स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें आपका मेन होता है डिस्क्रिप्शन। सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो, ठीक है, कि एक चीज़ को चेंज करने से दूसरी चीज़ में क्या फ़र्क आएगा। तो ये एक दो पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में अब क्या किया, पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव बना लिया कि मुझे ये रिसर्च करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज आपने डिज़ाइन बता लिया जो बताएगा कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है, सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से, जब आपको एक रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक शैम्पू वाले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में कि आपको रिसर्च करनी है ना, तो आप डेटा कलेक्ट करोगे लोगों से कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आपको क्या इसके अंदर कंटेंट चाहिए, आपको एंटी डैंड्रफ चाहिए, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप फिजिंग है आपके हेयर, या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें। तो इस बारे में डेटा कलेक्ट करना कि जो आपका प्रोडक्ट डेवलप होना है या जिस चीज़ की आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ में आप डेटा कलेक्ट करते हो कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि लोगों का क्या कहना है, डेटा क्या कहता है, जो चीज़ें हो चुकी हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, इनकी सेकेंडरी डेटा है, जो आप फर्स्ट टाइम अपने हाथ से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनमें उन लोगों का क्या कहना है, तभी आप प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। डेटा कलेक्शन के दो तरह के सोर्सेज होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्सेज। ये भी मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज है, कई बार ये क्या आता है कि पेपर में अलग आ जाता है कंसेप्ट, यानी कि क्वेश्चन बन के आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग रिसर्च, देन उसके बाद आएगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो आप प्रिपेयर जब करोगे अपने एग्ज़ाम, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर करके जाना। ये मत सोचना कि प्रोसेस इतना बड़ा है तो शॉर्ट में लर्न कर जाते हैं या शॉर्ट में कर जाते हैं, कई बार इस तरीके से भी आ जाता है। तो सबसे पहले होता है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर द फर्स्ट हैंड सोर्सेज। जब डेटा को सबसे पहली बार कलेक्ट किया जाता है, यानी कि कोई पब्लिश डेटा नहीं होता है, कुछ नहीं होता, आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फर्स्ट टाइम आप खुद कलेक्ट कर रहे होते हो या किसी और से करवा रहे होते हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या है, सबसे पहले आता है क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, बेसिकली रिटन क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, रिटन क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन मेथड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक पेपर होता है, उसमें रिटन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू हो गए, यस नो टाइप हो गए। आप क्या करते हो, जो रिस्पॉन्डेंट होता है, यानी कि जिस बंदे से आपने फिल करवाना होता है वो क्वेश्चन, आप उसको देते हो और वो फिल करता है उसे, ठीक है। वो ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है। आप उसे फिल करते हो, देन वो क्वेश्चन कलेक्ट करते हो, देन देखते हो कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एवरेज में है, क्या है लोगों का रिस्पॉन्स। बट क्वेश्चनर मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये इसके एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि लोग कई बार क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लाइक मैंने किसी को ऑनलाइन क्वेश्चनर सेंड कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया, आंसर नहीं दिया, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और इसके कॉस्टली होता है, क्योंकि आप इधर उधर भागते हो, ये फिल कर दो फिल कर दो, तो वो चीज़। सेकेंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, एक होता है इंटरव्यूअर, एक होता है इंटरव्यूई। जिसका इंटरव्यू होता है दैट इज़ इंटरव्यूई, जो इंटरव्यू लेता है दैट इज़ इंटरव्यूअर। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जैसे मार्केटर कंज्यूमर से क्वेश्चन पूछता है, कंज्यूमर जवाब देता है। ये इंटरव्यू होता है, बेसिकली ये फेस टू फेस होता है, इसमें सारे जवाब मिलते हैं। इसमें ये एक बेनिफिट है कि जैसे आप क्वेश्चन इग्नोर करते हो, इंटरव्यू में आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको जवाब देने पड़ते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं बायस हो सकता है। बायस का मतलब होता है कि ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर ने अपने ही कुछ रिसर्च को अलग मोड़ देने के लिए अपना ही कुछ और उसमें बीच में घुसा दिया, अपने ही फीलिंग्स, अपने इमोशंस डाल दिए, या वो चाहता था जिस तरह से वो रिजल्ट चाहता था रिपोर्ट का, उसी तरह से उसने बना दिया। ये चीज़ें हो सकती हैं। टाइम कंज्यूमिंग ये भी होता है, कॉस्टली ये भी होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आप किसी से बात नहीं करते, बस आप उसको ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि मान लो मैं एक मार्केटर हूँ, मैं लोगों को देख रही हूँ आसपास, ठीक है, मैं कंज्यूमर्स को देख रही हूँ, मैं अब ऑब्जर्व कर रही हूँ ये बंदा क्या खरीद रहा है, वो बंदा क्या खरीद रहा है,
या ये बंदा स्पेसिफिक ए नाम का बंदा क्या इस प्रोडक्ट को खरीदा है या नहीं खरीद रहा। तो मैं बाइंग पैटर्न जो है उसके ऑब्जर्व कर रही हूँ, पर उससे जाकर बात नहीं कर रही। तो ऑब्जर्वेशन इज जस्ट लाइक लुकिंग एट अ पर्सन, ठीक है, और उससे कोई बात नहीं कर रहे, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, बिफोर इंटरव्यू भी ऑब्जर्वेशन होता है आप लोगों का। जब हम इंटरव्यू के अंदर एंटर नहीं करते उस रूम में, तो कई बार क्या होता है, जो कैमराज होते हैं बाहर, वहाँ से जो इंटरव्यूअर होता है वहाँ से वो कैप्चर करते हैं जो बाहर आपके इंटरव्यू बैठे हैं, जो आपके इंटरव्यू देने आए हैं, उन लोगों को कैप्चर करते हैं। वो देखते हैं कि किसी की कि आपका पोस्चर कैसा है बैठने का, आप नर्वस तो नहीं हो, आपकी जेस्चर्स कैसे हैं, आप सामने वाले से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, जब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो कि एक चीज़ में बदलाव करने से दूसरे में क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मार्केटर को ये देखना है कि अगर एक डोज एक पर्सन मतलब एक डोज बढ़ा दी जाए एक पर्सन की, ठीक है, एक उसकी मेडिसिन बढ़ा दी जाए, कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ की एक पर्सन की मेडिसिन बढ़ा दी जाए, तो इस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसकी बॉडी कितना पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, कितना नेगेटिव रिएक्ट करेगी, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। नेक्स्ट इज फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, जिसमें कुछ 6-8 लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग बैठकर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं एंड देन फाइनली वो रिजल्ट निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है। तो हमारे पास आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिश होते हैं, बट हम उनको यूज़ करते हैं अपने जिस तरह से हमने यूसेज करनी होती है, हम उनको अपने स्टाइल से यूज़ करते हैं। लाइक कोई भी डेटा था पहले पब्लिश हो चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुका है, जर्नल में आ चुका है, मैगजीन में आ चुका है, मैंने बस वो डेटा उठाया, जो मेरा पर्पस था उसकी हिसाब से मैंने उसको मॉडिफाई किया कि मुझे ये चीज़ें इसमें से चाहिए, बाकी सब चीज़ें मेरे लिए वेस्ट हैं या मुझे नहीं चाहिए। वो चीज़ें उठाई जो मुझे सिलेक्टेड वे में चाहिए थी एंड देन मैंने उसको अपनी रिपोर्ट में यूज़ किया, ठीक है। ये सेकेंडरी सोर्सेज जो भी होते हैं ये फर्स्ट हैंड नहीं होते, ये ऑलरेडी लोगों ने पब्लिश कर चुके होते हैं, ये न्यूज़पेपर या इन सब चीज़ों में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, छप चुके होते हैं। ये हमारी कोई फर्म, अगर कोई भी फर्म है तो खुद की कलेक्शन नहीं होती। इसके 2 सोर्सेज होते हैं फर्दर, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसमें क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रिसोर्सेज होते हैं, उसकी खुद की रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, उसका एम्प्लॉय डेटा हो गया, वेजेस हो गई, देन कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, देन सेल्स हो गई, प्रॉफिट हो गई, कॉस्ट हो गई, ये सब चीज़ें ये होती है इंटरनल, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जिसकी वे से वो रिसर्च करके ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें क्या है, मतलब डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के रिसोर्सेज होते हैं, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, बस वो रिसोर्सेज को उठाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, आपके जो आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, ठीक है, आपकी जर्नल्स हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज सैम्पलिंग। अब जो आपने डेटा उठाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने उठाया 1000 पीपल का डेटा, उसमें से आपने 500 लोगों को चूज़ कर लिया, सैम्पल उठा लिया, ठीक है। सैम्पल होता है पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट उठाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। नेक्स्ट आप पूरी डेटा में से सैम्पलिंग करोगे, कुछ हिस्से को उठाओगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, जो भी आपने डेटा इधर एनालाइज किया है, ठीक है, सॉरी डेटा कलेक्शन किया है, उसको आप एनालाइज करोगे। एनालाइज का मतलब क्या होता है, आप टेबुलर फॉर्म में बनाओगे, ठीक है, उनको क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है, टेबल्स बनाओगे, अच्छी तरीके से उनको मेंटेन करोगे पूरा, और एनालाइज करोगे कि डिफरेंट पार्ट्स में बांटोगे, बेसिकली इजी वे में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। अब जो आपने एनालाइज करा, टेबल बना दी, अब उस टेबल से आपको पढ़ के पता क्या चल रहा है, उसको आप इजी वे में इंटरप्रेट करोगे कि मैं इस टेबल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि इस बार इस प्रोडक्ट की सेल्स इतनी हुई हैं, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, ये सब चीज़ें, दैट इज़ इन रिटर्न। जब आप डेटा को एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करते हो, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड में, जब आप मीनिंगफुल वे में वर्ल्ड को बताते हो पूरे कि मैंने इस रिसर्च से ये फाइंड आउट किया है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्ट प्रिपरेशन। अब इंटरप्रिटेशन होगी, अब आप रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट में आप अपने इंटरप्रिटेशन बताओगे, आपकी ऑब्जर्वेशन बताओगे, सारी आपकी एजम्पशंस बताओगे, ठीक है, मेरी एजम्पशन ये थी, मेरी प्रॉब्लम ये थी, उसका सोल्यूशन ये है, उसका पूरी रिसर्च का कंक्लूजन ये है, और लास्ट में आप सजेस्टिव एक्शंस यानी कि जो सजेशंस हैं वो भी आप प्रोवाइड करोगे, जिससे आप पता चले कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज
डिसीजन मेकिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें रिपोर्ट को आप टॉप मैनेजमेंट के पास प्रेजेंट करते हो और टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या रिपोर्ट सही बनी है, क्या जिस बेसिस पे रिसर्च की गई है, जो रिसर्च प्रोसेस है क्या वो ठीक था, ठीक है, रिपोर्ट के जो आंसर्स हैं क्या वो मैच करते हैं, कोई बायसनेस तो नहीं है, क्या उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब काम होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग के स्टेप में। और ये सब काम किसका होता है? टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी और इसमें क्वेरी नहीं ही होनी चाहिए वैसे, बट अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट करो एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।